नमस्कार, स्वराज करियर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर उन महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज में से एक है जो किसी भी देश की इकोनॉमी को ऊंचाई पर ले जाता है। अगर हम पैरामेट्रिक्स की बात करें तो मेडिकल इंडस्ट्रीज के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है। पैरामेडिकल कोर्स वे कोर्स होते हैं जिनको करने के बाद हम हेल्थ केयर के क्षेत्र में चले जाते हैं। अब अगर हम इस साधारण शब्दों में समझें तो पैरामेट्रिक उन्हें बोलते हैं जो एक्सरे करते हैं, यानी कि सोनोग्राफी करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं। पैरामेडिकल कोर्स करने वाले छात्रों को पैरामेडिक भी कहा जाता है। एक पैरामेडिक हेल्थ केयर की सर्विस करने के अलावा इमरजेंसी कंडीशन में मरीजों को पहली ट्रीटमेंट भी देता है, जिसे फर्स्ट एड भी कहते हैं। हॉस्पिटल में इमरजेंसी कंडीशन में ज्यादातर पैरामेडिकल स्टाफ ही मौजूद होते हैं। आज हम आपको पैरामेडिकल कोर्स के बारे में विस्तार से चर्चा कर बताएंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर पूजा विश्वकर्मा, फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंस, भाभा यूनिवर्सिटी। मैम, सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा, क्योंकि आप भाभा यूनिवर्सिटी से हैं, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम पूजा विश्वकर्मा है, प्रोफेसर ऑफ फैकल्टी पैरामेडिकल डिपार्टमेंट भाभा यूनिवर्सिटी में मैं वर्क करती हूँ। सिंस लास्ट टाइम मैं 5 ईयर से वहाँ जॉब में हूँ। भाभा यूनिवर्सिटी अपने आप में ही बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर हम काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल, नर्सिंग, BDS, MDS, BEd, MEd, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग है। अभी फ़िलहाल मैं पैरामेडिकल डिपार्टमेंट से हूँ, पैरामेडिकल इंचार्ज हूँ। तो हम पैरामेडिकल के बारे में ख़ास जानकारियाँ देंगे, जैसे कि हमारे पैरामेडिकल भाभा यूनिवर्सिटी के पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में पैरामेडिकल डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। पैरामेडिकल में हम BMLT और DMLT कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। पैरामेडिकल काफ़ी सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, पर हमारे भाभा यूनिवर्सिटी में अभी 2 ही कोर्सेज अभी स्टार्ट हो चुके हैं। कौन कौन से 2 कोर्सेज हैं, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जी, भाभा यूनिवर्सिटी में पैरामेडिकल में BMLT बैचलर ऑफ मेडिकल साइंस और DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल साइंस कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैम, जानना चाहेंगे कि पैरामेडिकल कोर्स के बारे में आपने बताया, इसकी क्या प्रोसीजर होती है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स को जो इजी लगे? जी, स्टूडेंट्स के लिए हम सबसे बेसिकली जो चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं पैरामेडिकल में, सबसे पहले बच्चा 12th के बाद पास आउट होता है, उसको साइंस डिपार्टमेंट से ही प्रोवाइड कराया जाता है पैरामेडिकल कोर्स। जैसे PCB, अगर आपको कुछ स्पेशल कोर्स करने हैं तो हम PCM भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे BMLT और DMLT हुआ, फिजियोथेरेपी हुआ, ऑप्टोमेट्री हुआ, रेडियोलॉजी हुआ, इन सब कोर्सेज में हम PCB प्रोवाइड कराते हैं। जैसे स्टूडेंट्स 12th के बाद बायोलॉजी साइंस से 50% मार्क्स भी अगर गेन करता है, सम केसेस अगर वो नीट में क्वालिफाइड नहीं हुआ है, उसको अगर आगे मेडिकल साइंस में ही स्टडी करना है, तो ऐसे स्टूडेंट्स पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन्स ले सकते हैं। उसके लिए हम मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। हॉस्पिटल्स में उनको एक तरह से देखा जाए तो वैरियर के रूप में नाम दिया गया है। कोरोना काल में भी इनका बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रही है। हमारे अभी पैरामेडिकल में BMLT DMLT ही है, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पैरामेडिकल कोर्स की बात करें तो आपने अभी बताया कि 2 कोर्स अवेलेबल हैं, और अगर टोटली बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं ये कोर्सेज? जैसा कि टोटली हमारे पैरामेडिकल कोर्स में ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, एक्सरे और ऑप्टोमेट्री, BMLT, DMLT, ह्यूमन न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिनका हम विस्तार से जानकारी देंगे। ऑप्टोमेट्री जो कोर्स है वो आइज से रिलेटेड होता है। आँखों में अगर कैटरेक्ट का प्रॉब्लम है, रेटिना का प्रॉब्लम है, कॉर्निया से रिलेटेड कोई आपको अगर सम डिजीज़ पता चल रहे हैं, तो आप ऑप्टोमेट्री में आपका रुझान है, तो आप उसमें अपना हेल्थ केयर सेक्टर में अपना फ्यूचर बना सकते हैं।
और BMLT DMLT जो है हमारा लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड है। किसी भी हॉस्पिटल में आप अगर डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो पेशेंट को सबसे पहले OPD में ही बोल दिया जाता है कि आपको डॉक्टर से मिलके टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, जैसे कि ब्लड टेस्ट हुआ, बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं सारे टेस्ट प्रोवाइड हमारे BMLT और DMLT कोर्सेज में ही होते हैं। तो टेस्ट करना ये कंपलसरी होता है कि सबसे पहले टेस्ट करें तब जाके प्रैक्टिकली कुछ कर पाएंगे, ऐसा? जी, हमारे पैरामेडिकल में जैसे कि मैंने बताया 2 तरह के कोर्स है, बैचलर और डिप्लोमा। बैचलर जो 3 साल का है उसमें हम ब्रीफली स्टडी कराते हैं, और जो डिप्लोमा कोर्स है उसमें हम शॉर्ट टर्म टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग स्टडी कराते हैं। पेशेंट को कैसे हैंडलिंग करना है, ट्रीटमेंट करना है, केयर करना है, मेंटेन करना है, इवन उसको ट्रीटमेंट के लिए किस तरह से तरीके से उसको प्रोवाइड कराना है, यही सब सिखाया जाता है। टेस्टिंग के लिए मैडम हमारे यहाँ पे कुछ लैब्स हैं, जैसे हिस्टोलॉजी, जिसमें हम हमारे बॉडी के किसी भी टिश्यू मतलब जो हमारी बॉडी के ऑर्गन से निकलने वाला जो छोटा सा पार्ट है, जैसे कि आप लंग्स इन्फेक्शन, लिवर इन्फेक्शन, ये सब सुनते होंगे आजकल, तो उनकी डिजीज़ की स्टडी की जाती है। साथ ही में ब्लड से रिलेटेड अगर आपको कोई सर्दी जुकाम बुखार है तो उसके लिए हम WBCs की जांच करते हैं। उसमें हम चेक करते हैं कि WBCs कितना है, अगर वो नॉर्मल है तो ठीक है, अगर वो कम है तो इम्यून सिस्टम उसको प्रोवाइड कराएगा एंटीबॉडीज से लड़ने, मतलब बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स एंटीबॉडीज से लड़ेंगे। अगर WBCs ज़्यादा हैं तो वो एक कैंसर सेल में डिटेक्ट होती है। अच्छा, ओके, ठीक है। जैसे अभी आप बता रहे थे बैचलर और डिप्लोमा, दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैम? जैसे बैचलर 3 इयर्स का है तो डिप्लोमा कितने इयर्स का होता है? और अगर कोई स्टूडेंट्स करता है डिप्लोमा तो उसको उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना वो बैचलर कर रहा है, उसको उतने में बेनिफिट मिलेगा? तो जी, बैचलर और डिप्लोमा देखा जाए तो सेम ही है, बट कुछ स्टूडेंट्स जैसे अगर 12th पास करके आए हैं तो हम उनको डिग्री कोर्स प्रोवाइड करेंगे। डिग्री कोर्स इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि बच्चे को साथ में बैचलर डिग्री भी होती जाए और प्रोफेशनल में मेडिकल डिग्री भी हो ही रही है। अगर स्टूडेंट BSc ग्रेजुएटेड है तो उसको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप फिर से 3 साल ना पढ़ें, सिर्फ डिप्लोमा में ही आपको सेम जानकारी, सेम स्टडी, सभी कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप वही चीज़ें कम टाइम ड्यूरेशन में अपना फ्यूचर ग्रोथ करें। आगे इसके लिए हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी सारे व्यापम के कोर्सेज, मतलब व्यापम के वैकेंसीज निकलते हैं, लैब में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, वो अपना जॉब में या फ्यूचर स्कोप में बहुत अच्छी जगह पर प्रेजेंट हो सकता है। ओके, सो पैरामेडिकल स्टाफ का अगर बात करें प्रमुख कार्य का, तो क्या होता है वो आखिर? पैरामेडिकल प्री एंड पोस्ट कोर्स है। पैरामेडिकल का मुख्य कार्य यही है कि आपको प्री एंड पोस्ट सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ही ले ली जाए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक नया कोर्स एड ऑन हुआ है हमारे पैरामेडिकल में। इसमें 3 तरह के स्टडी की जाती है, जैसे केयर एंड हैंडलिंग, रिकवरी एंड मेंटेनेंस। केयर एंड हैंडलिंग बच्चों पे की जाती है, बच्चों पे, जैसे कि बच्चों को आजकल छोटे बच्चों को ब्रश करने में प्रॉब्लम है, स्कूल जाने में प्रॉब्लम है, उनको स्टेयर्स चढ़ने में प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों को की स्टडी, मतलब इन सब चीज़ों की थेरेपी देके, थेरेपी के माध्यम से, विदाउट ड्रग थेरेपी के माध्यम से उसको सिखाया जाता है। और रिकवरी में हम जैसे जैसे पैरालाइज्ड पेशेंट है, अब वो अपनी शर्ट के बटन नहीं लगा सकता, तो इस तरह की थेरेपी दी जाती है कि उनको विदाउट ड्रग्स उनको सिखाना, उनके ब्रेन से और उनकी मसल्स से एक्टिविटी कराना, ये हमारे पैरामेडिकल में आता है। मेंटेनेंस, जैसे कोई ओल्ड एज पर्सन है, उसको सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम है, उसको पानी का ग्लास लेकर पानी पीने में दिक्कत, तो ये सब चीज़ें थेरेपी सिखाई जाती हैं। और फिजियोथेरेपी मसल्स से रिलेटेड है। अगर उसका ब्रेन वर्क कर रहा है बट मसल्स वर्क नहीं कर रही हैं, तो ब्रेन एंड मसल्स ये दोनों ऑक्यूपेशनल में, बट मसल्स ओनली इंजर्ड हैं, तो आप उसको फिजियोथेरेपी में प्रोवाइड करा सकते हैं। इसमें साइकाइट्रिक डिपार्टमेंट भी आता है, जैसे कोई साइकाइट्रिस्ट है वो अपने नीचे टेक्नीशियंस रख सकता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी सालों में स्कूल में कुछ ऐसे ही टीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो बच्चों को थेरेपी के माध्यम से सिखाते हैं।
ठीक है, बिल्कुल पूजा मैम ने बताया कि हम थेरेपी अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। क्या लगता है मैम, कितना इफेक्ट करता होगा अगर हम थेरेपी करते हैं तो? थेरेपी अभी तक जितना भी मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। थेरेपी बच्चों पे ज़्यादा असर करती है। आप उसको मेडिसिन नहीं दे सकते, आप उसको थेरेपी के माध्यम से ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हो। आप उसको, अगर आप ड्रग्स दोगे तो वो नहीं लेगा, मेडिसिन दोगे तो वो नहीं लेगा, लेकिन अगर आप उसको प्यार से समझाएंगे या उसकी मसल्स और ब्रेन स्ट्रोक को आप अगर समझ लेंगे, वही थेरेपी होती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। आज सन 2015 से 2024 के बीच में जितना भी ईयर निकला है, 10 साल, पैरामेडिकल का रुझान बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में आया है। आजकल हर कोई पैरामेडिकल में ही आना पसंद करता है क्योंकि उसको इंटरेस्ट आ रहा है। इस कोर्स के बारे में जानकर, इस कोर्स की सब्जेक्ट की स्टडी के बारे में जानकर बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स शायद फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। भावना का कॉल इस वक्त आया है। भावना, आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैम, मेरे को ये जानना था कि फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या डिफरेंस है? जी, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी दोनों ही सेम है, बट सम डिफरेंसेस। फिजियोथेरेपी में जैसा मैंने बताया, मसल्स पे वर्क किया जाता है, मसल्स एक्टिविटी, मसल टोन पे वर्क किया जाता है। जैसे कोई पेशेंट इस ट्रॉमा में, स्ट्रोक इंजर्ड हुआ है या कोई एक्सीडेंटल केस है, तो उसको चलाना, फिराना, उठाना, स्टेयर्स चढ़ाना, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती है विथ मेडिसिन। लेकिन अगर आपको सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जाना है, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का डिफरेंसेस, तो उसका ब्रेन एंड मसल्स दोनों पे वर्क सिखाया जाता है विदाउट ड्रग्स। हम ये नहीं कह सकते कि विदाउट मेडिसिन, लेकिन सम केसेस थेरेपी पे हमेशा बिना ड्रग्स के ही प्रोवाइड किया जाता है। तो ब्रेन और मसल्स दोनों पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी का वर्क होता है, और सिर्फ मसल्स पे अगर हम एक्टिविटी पे टोन पे जाएं तो वो फिजियोथेरेपी कोर्स में जाता है। भावना, कोई और प्रश्न है आपके पास? भावना, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, ठीक है। 10वीं के बाद मैम पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं क्या? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि 12th के बाद ही अगर किसी भी डिग्री को अप्लाई करना होता है तो हम आफ्टर 12th सोचते हैं, लेकिन अगर 10th के बाद कोई स्टूडेंट्स करना चाह रहा है तो क्या इज इट पॉसिबल? जी, पैरामेडिकल 10th के बाद आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं मैम। सर्टिफिकेट कोर्स में आप CMLT कर सकते हैं, BRIT, जैसे रेडियोलॉजी में भी आप सर्टिफिकेट कोर्सेज हो रहे हैं, तो ये 10th के बेस पे हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं प्रोवाइड करूंगी, ज़्यादातर है कि बच्चा 12th के बाद PCB सब्जेक्ट से अगर वो आता है तो उसको ज़्यादा जल्दी समझ में आती है मेडिकल लैंग्वेज। 12th साइंस के बाद अगर पैरामेडिकल कोर्स के लिए क्या कर सकते हैं मैम? क्या करें उसके लिए आफ्टर 12th? आफ्टर 12th साइंस के मतलब 12वीं विज्ञान के बाद पैरामेडिकल कोर्स के लिए क्या करें अगर कोई स्टूडेंट्स को करना हो तो? जी, सारे ही कोर्सेज अपने आप में सबसे अच्छे कोर्सेज हैं। जैसे पेशेंट पे डिपेंड करता है उसको किस चीज़ में रुझान है, उसको पेशेंट की थेरेपी पे रुझान है या टेस्टिंग पे रुझान है, या सिर्फ उसको रेडियोलॉजी, उसको एक्सरे फील्ड में जाना है। पैरामेडिकल में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो उस बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसको किस चीज़ पे इंटरेस्ट है। सारे ही कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, सारे ही कोर्सेज अपने आप में सबसे अच्छे कोर्सेज हैं। ग्रेजुएशन के बाद पैरामेडिकल कोर्स कितने साल का होता है मैम, अगर ग्रेजुएशन कर लिया है तो? ग्रेजुएशन भी अगर आप पैरामेडिकल में ही जाना चाहते हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे बोलते हैं हम, PG, वो भी आपका पैरामेडिकल में ही होना चाहिए। जैसे आप BPT से MPT पे आते हैं तो वो 2 साल का कोर्स है। इसमें आप डॉक्टरेट डिग्री लगा सकते हैं। जैसे आप फिजियोथेरेपी है, उसमें अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं क्योंकि डॉक्टरेट डिग्री है। ऐसी ऑक्यूपेशनल है, इसमें भी आप अगर 4 साल का कोर्स है, डॉक्टरेट डिग्री लगा सकते हैं। और ये कुछ कोर्सेज जैसे कि BMLT के बाद MMLT है, वो 2 साल का कोर्स है। उसमें आप टीचिंग में जा सकते हैं। टीचिंग जो है आपका मास्टर्स हम इसीलिए करते हैं कि हमें अब अपने जो भी आपने पढ़ा है, अब उसको हमें टीचिंग में लेकर जाना है, अपने से जूनियर्स लोगों को सिखाना है। मास्टर लेवल की अभी हम बात कर रहे थे, तो इस लेवल पर मेडिकल कोर्सेज कौन कौन से हैं मैम? मास्टर में अगर बात करें तो मास्टर लेवल में ऑक्यूपेशनल थेरेपी है,
इसका मास्टर भी है, फिजियोथेरेपी है इसमें भी एमपीटी है, और ऑप्टोमेट्री है इसमें भी मास्टर्स किया जा सकता है और रेडियोलॉजी है इसमें भी मास्टर्स है, जिसे हम बोलते हैं एमआरआईटी। तो ये सभी जो है एक तरह से अपने आप में संपूर्ण कोर्सेज हैं, जो कि आप अगर हेल्थ केयर सेक्टर में जाओगे तो वहाँ भी आप जॉब प्रोवाइड हो सकती है। साथ ही साथ आप अपनी खुद की एक लैब खोल सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज मास्टर्स में प्रोवाइडेड है। अभी हमने देखा आपने बहुत सारी लिस्ट जो है वो कोर्स के नाम से ही गिना दी थी। टॉप कोर्सेज की बात करें तो टॉप कोर्सेज के नाम आखिर टॉप जिसको कम करना हो तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? टॉप कोर्सेज में हमारा बीएमएलटी है जो कि हमारे कॉलेज में प्रोवाइड है टॉप कोर्सेज में, और बीपीटी है, बीआरआईटी है, रेडियोलॉजी, क्योंकि ऑप्टोमेट्री है, क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। ये हम टेक्नीशियंस ही मतलब पेशेंट पे ट्रीट कर सकते हैं। ये टॉप कोर्सेज हैं हमारे यहाँ। मैम अक्सर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत कंफ्यूजन रहता है, प्रॉपरली किसी किसी को गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि अब हमने 12th कर लिया, हम आगे क्या करें। तो ऐसे में पैरामेडिकल कोर्स अगर उसने करा है और उसके लिए अगर उसको टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो वो टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है, बता सकते हैं आप? देखिए, टॉप यूनिवर्सिटीज़ तो गवर्नमेंट साइड से ही होती है, लेकिन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स पाना, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना, ये सब कुछ अगर हर बच्चा कर लेगा तो ये उनके लिए बेस्ट है। बट हमारी यूनिवर्सिटी भी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। अगर आपका यूनिवर्सिटी आपको प्रैक्टिकल से लेके थ्योरेटिकल नॉलेज देता है तो वो अपने आप में ही टॉप यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल, जैसे आपने एंट्रेंस का बोला तो एंट्रेंस देना कंपलसरी होता है क्या? नहीं, अभी तक तो एलाइड कोर्सेज नहीं आया है, इसीलिए एंट्रेंस हमारा अभी नीडेड नहीं है, लेकिन आने वाले समय में एंट्रेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। पैरामेडिकल कोर्स किसी को करना है तो उसके लिए क्या होते हैं वैसे आवेदन पैरामेडिकल कोर्स के लिए बेसिकली वही बायोसाइंस सब्जेक्ट्स होना चाहिए उसका, और मेडिकल साइंस में उसका रुझान होना चाहिए, आगे उसका परसेंटेज अच्छा रहे, इसलिए उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट करते टाइम, हैंडलिंग करते टाइम उसका जो नेचर है वो सबसे सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट हर तरह का आता है। पेशेंट अगर आप डील कर लेंगे इट मीन्स आप उस चीज में आगे बढ़ जाते हैं। आप अभी इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, हमने देखा तो अगर किसी को साइंस में इंटरेस्ट है, कोई स्टूडेंट वो ऑलरेडी अदर फील्ड का है, फॉर एग्जांपल उसने बिजनेस मैनेजमेंट किया, इकोनॉमिक्स से किया है और मैथमेटिक्स से किया है, लेकिन उसको अब साइंस में वापस एडमिशन लेना है, तो क्या वो ये कोर्स कर सकता है अदर फील्ड का स्टूडेंट भी? जी, अगर उसने कॉमर्स सब्जेक्ट्स लिया है तो इसके लिए तो मैं भी नहीं बोलूँगी कि उसको पैरामेडिकल में आना चाहिए, बट अगर उसने पीसीएम किया है तो वो जा सकता है। पीसीएम में आप बीएमएलटी डीएमएलटी नहीं ले सकते, बट आप रेडियोलॉजी ले सकते हैं, आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी ले सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। पीसीएम में फिजिक्स का मतलब जो भी ज़्यादातर रोल प्ले है ना वो रेडियोलॉजी में है। अगर आप रेडियोलॉजी में जाते हैं तो आगे फ्यूचर में आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में रेडियो टेक्नीशियंस के रूप में या फिर किसी भी अच्छे यूएसजी टेक्नीशियंस के रूप में जॉब कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं जॉब, कोई भी स्टूडेंट्स जो है वो जॉब के लिए कहते हैं कि नहीं हमें जॉब अच्छी करना है तब जाके हमने ये डिग्री जो है ये हासिल की है, तो इसमें जॉब के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं मैम? जॉब के ऑप्शंस तो इसी में ही भरपूर हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही एक प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब ही यही होता है कि आप आगे फ्यूचर में परेशान नहीं होंगे। जॉब में आप व्यापम में आप इसका वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा निकलता है, और किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी, जैसे हमारे यहाँ पे अपोलो हुआ, सेज हुआ, फोर्टीज हुआ, एमपी में तो काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आप इस फील्ड में अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जो कि जॉब के लिए प्रोवाइड हैं। आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में एज अ टेक्नीशियन, एज अ लेक्चरर भी जा सकते हैं। आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ कॉलेजेस हों वहाँ लेक्चरर भी आप जा सकते हैं। जॉब की काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन हम देखते हैं कि उनके अंदर एक्सपीरियंस उतना नहीं आ पाता है और वो उतने उभर के सामने नहीं आ पाते। तो क्या लगता है कि थ्योरी बेस के कंपैरिजन में प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या? कुछ स्टूडेंट्स जो मतलब आगे फ्यूचर में कुछ
ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, उनके साथ ये दिक्कत है कि वो शुरू से कम्युनिकेट नहीं करते। अगर आप अपने टीचर से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेंगे, तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। आप हर जगह हेजिटेज होंगे, आप हेजिटेशन में आप अपनी चीज़ें है ना गड़बड़ भी कर सकते हैं। बच्चा हमेशा उसको सिखाया जाता है, तो ये गुड नॉलेज जो है वो आप अपने टीचर से ही ले सकते हैं। आप उससे बात कीजिए, आप उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। अगर वो नहीं सुन रहा है तो आप अपने पेरेंट्स को कहिए कि मुझे ये चीज़ दिक्कत है। अगर बच्चा नहीं कहेगा, आगे फ्यूचर में उसको दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी जॉब फील्ड में भी कुछ चीज़ें सीखते हैं। आज मैं अपने नॉलेज से कह रही हूँ, मैं हर स्टेप में कुछ ना कुछ चीज़ सीखती ही हूँ, जो धीरे धीरे फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल रहता है। स्टार्टिंग में मैम हम कोरोना का भी डिस्कशन कर रहे थे। कोरोना टाइम की बात करें तो बहुत ही हार्ड टाइम था, शायद उसको दोबारा याद भी नहीं कर सकते हम, वो इतना बेकार टाइम था। तो क्या लगता है उस टाइम पर जो पैरामेडिकल कोर्स जिसने भी किया होगा, उस स्टूडेंट्स के लिए वो भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी? पैरामेडिकल का जब हमारे यूनिवर्सिटी में ही बोलेंगे हम, हमारा जो ग्रुप है SRK ग्रुप, उसमें हॉस्पिटल्स है। हॉस्पिटल में कोरोना टाइम पे बहुत सारे पेशेंट आए, तो हर कोई पर्सन नहीं जाता है उन पेशेंट को ट्रीट करने। लेकिन हमारे जो वेरियर्स हैं, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, उन्होंने घर घर जाकर सैम्पलिंग की। PPT किट, इतनी भरी गर्मी में भी उन्होंने PPT किट पहन के सैम्पलिंग करना, उसको ट्रीटमेंट करना, मतलब वो एक तरह से वेरियर के रूप में ही काम आए थे। तो आज के क्षेत्र में जहाँ भी कोई हॉस्पिटल, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन रहा है, तो सबसे पहले जो कोरोना काल में बच्चे थे, जो टेक्नीशियंस थे, उन्होंने जॉब किया, उनको ही प्रोवाइड किया जाता है कि ये हमारे वेरियर्स हैं, इनको हम आगे फ्यूचर में ग्रोथ दिलाएंगे। क्योंकि बहुत बुरे वक्त से जब हम निकले थे तो सबसे पहले इन्हीं को ही पूछा गया था। और ऐसा नहीं है, पैरामेडिकल में बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो नहीं कर पाए इस चीज़ को, उनके लिए भी मैं बोलूँगी कि उन्होंने सीखा बहुत है। आगे फ्यूचर में कभी ऐसा बुरा वक्त आएगा तो सभी सज हैं, खड़े हैं अपनी जगह पे इस चीज़ को हर पर्सन पे हेल्प करने के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि कभी कभी होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि नहीं मेडिकल फील्ड बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सारी जगह पर पेरेंट्स जो है अलाउ नहीं करते, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेरेंट्स अलाउ करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अपना फोकस एक ही जगह पे रखे तब। क्योंकि जब स्टूडेंट्स डिफरेंट कोर्स की तरफ जाता है तो पेरेंट्स को डर लगता है कि क्या पता वो इस स्टडी में आगे बढ़ पाएगा या नहीं। पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझ, आज के युग में तो पेरेंट्स कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। हाँ, अगर वो स्टडी में इंटरेस्टेड है तो उसको आगे से कॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, लेकर जाते हैं। इवन मेरे पास भी काफ़ी सारे कुछ पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो घबराते हैं, उनको टीचर से थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। बाकी ऐसा कोई भी ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि जो स्टूडेंट्स पैरामेडिकल कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पैरामेडिकल कोर्स में जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, बस मैं उन्हें यही बोलूँगी कि ऑल द बेस्ट। आप लोग अपने फ्यूचर को बहुत अच्छी जगह पर ले जाना चाहते हैं, फ्यूचर में आपको जॉब्स काफ़ी सारे प्रोवाइड होंगे, घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि इस कोर्स में अगर आपने अपने आप को खड़ा कर लिया है, इट मीन्स आपने अपने आप को वेरियर के रूप में मान लिया है। आप किसी भी फैक्टर में जाएंगे, आप शाइन ही करेंगे। आज ही से मेरा मानना ये है, स्टूडेंट अगर अपने 10th बेस से फोकस करता है, पढ़ाई करता है, डिस्कशन करता है, क्लासेस लेता है, तो वो हमेशा ग्रोथ ही करता है। जी, तो ये थी हमारे साथ प्रोफेसर पूजा विश्वकर्मा जी, जिन्होंने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, इन्होंने बताया कि किस तरह से पैरामेडिकल कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है, ये कोर्स आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। इन तमाम जानकारी पैरामेडिकल कोर्स से रिलेटेड उन्होंने हमारे बीच रखी। और इसके साथ ही स्वराज एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।